Assalamu alaikum student. Today we are going to start the chapter number 3 of first year biology जिसका नाम है एंजाइम। एंजाइम बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर मौजूद होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ मौजूद होते हैं और इनके मुख्तलिफ़ तरह के फंक्शंस बॉडी में मौजूद हैं। जैसा कि अभी आपने ये डायग्राम देखी जिस पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सर्कल हमें बने हुए नज़र आ रहे हैं ये एंजाइम हैं और आपने देखा कि इनकी स्पेसिफिक शेप है और जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं रेड कलर के सर्कल्स, वो सबस्ट्रेट कहलाता है, जो कि नॉर्मली केमिस्ट्री में हम जिनको रिएक्टेंट कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम एंजाइम की शेप्स, उनकी एक्टिविटी, उनकी वर्किंग और फिर वो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंजाइम, a protein that can speed up the rate of metabolic reaction without itself being changed at the end of reaction। आपने देखा कि केमिस्ट्री में हमने एक वर्ड यूज़ किया था कैटलिस्ट, जिसकी डेफिनेशन आप जानते हैं कि कैटलिस्ट ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐड होता है, उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप या ऑल्टर कर देता है और एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें वो वापस भी मिल जाता है। बिल्कुल यही वर्किंग कैटलिस्ट वाली कुछ केमिकल बॉडी में भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनको जनरली हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं या उन्हें एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम बॉडी में सिक्रीट कहाँ से होते हैं, तो उसके लिए हमने डिफरेंट रिसर्च की तो पता चला कि ग्रुप ऑफ सेल जिसे ग्लैंड कहा जाता है, वहाँ से ये सिक्रीट होने वाला केमिकल है जिसका नाम एंजाइम है। अब आप ग्लैंड के वर्ड से वाकिफ़ हैं, बॉडी में ग्लैंड बहुत सारी जगहों पर मौजूद होते हैं। ग्लैंड है क्या? ग्लैंड डिफरेंट सेल्स के कॉम्बिनेशन को जो कि ख़ास वर्क परफॉर्म कर रहा हो, ख़ास केमिकल सिक्रीट कर रहा हो, उसे ग्लैंड कहा जाता है। ग्लैंड वैसे तो दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, और इनसे जो सिक्रीशन होती है उनको भी हमने डिफरेंट नेम दिए हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं उनकी सिक्रीशन को एंजाइम्स कहा जाता है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन एक अलग चैप्टर, एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम जिन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ये ग्लैंड जिन जगहों पर मौजूद होते हैं, मीन के जहाँ इनकी सिक्रीशन होती है, उसको हमने ज़्यादातर कैविटी की फॉर्म में देखा है। यानी कि अगर हम माउथ को, जिसको बक्कल कैविटी कहा जाता है, वहाँ एक एंजाइम रिलीज़ होता है और स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज़ होता है। इसी तरह स्टमक में उसकी साइडों की वॉल्व से एंजाइम सिक्रीट हो रहा है और जिस प्लेस पे सिक्रीट हो रहा है वो एक कैविटी है। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको भी हम एक कैविटी की फॉर्म में देखते हैं और वहाँ सिक्रीट होने वाले केमिकल को भी हम एंजाइम ही डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें एग्जांपल्स गिवन हैं। कार्बोहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कैटालेज वर्क परफॉर्म कर रहा है। लाइपेज एक एंजाइम है। अमाइलेज, प्रोटीएज, ये सारे वो एंजाइम हैं जिनके नेम्स के आखिर में आपको ASE एज ए सफिक्स लगा हुआ नज़र आता है। यानी कि साइंटिस्ट ने जब इन केमिकल्स को डिस्कवर किया तो डिस्कवर होने के बाद इनकी डिफरेंट शेप्स मिली, डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन मिली, डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिली। तो अब बायोलॉजी में उनको नेम भी देना एक इशू था। तो साइंटिस्ट ने जिन प्लेसेस पर या जिन केमिकल्स के साथ वो रिएक्ट कर रहे थे उनके नेम्स के साथ ही लास्ट में ASE लगाकर एज ए सफिक्स उसे एंजाइम को रिप्रेजेंट कर दिया। मीन जैसे अगर हम यहाँ देखें, जैसे ये कार्बोहाइड्रेज एक एंजाइम की बात हो रही है, ये कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करने वाला एक एंजाइम है जिसको कार्बोहाइड्रेज कहा। जो कैटालेज है ये कैटालिटिक वर्क परफॉर्म कर रहा है। लाइपेज लिपिड पर एक्ट करने के लिए रिलीज़ होगा। अमाइलेज शुगर पर एक्ट करने के लिए। तो ये जो लास्ट में ASE एज ए सफिक्स गिवन है, इससे हमें एक आसानी तो ये होती है कि पता चल जाता है कि एंजाइम की बात हो रही है, और दूसरा एक अलग से किसी नेम को हमने इसमें एंटर नहीं किया, बल्कि वही रिएक्टेंट जो है जिसके साथ एंजाइम रिएक्ट करेगा, जिसे सबस्ट्रेट कहा गया यहाँ पर, उसके नाम के साथ इसको अटैच कर दिया। एंजाइम्स आर कॉमनली नेम बाय ASE एट द एंडिंग में हम ASE उसके साथ अटैच कर देते हैं।
एंजाइम्स को अगर हम देखें तो यहाँ जिस तरह से शो हो रहा है कि मेटाबॉलिज्म, जिसको आप बखूबी जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो कि 2 वर्ड कॉम्बिनेशन है, यानी कि 2 तरह की एक्टिविटीज़ से लिंक करती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म आप जानते हैं कि बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स जहाँ ब्रेक हो रहे होते हैं, लार्ज केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर गोइंग टू बी ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और स्मॉलर वन, उसको हम ब्रेक डाउन या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये जो कैटाबॉलिज्म की बात हो रही है, ये ब्रेक डाउन ऑफ डिफरेंट लार्ज सब्सटेंसेस की बात हो रही है। जैसे हम इन डिफरेंट फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स फूड अपनी बॉडी में लेते हैं तो वो एब्जॉर्बेबल नहीं होती है, उसको स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो वो जो कन्वर्जन के लिए एंजाइम एक्ट होता है उसको हम कैटाबॉलिक एंजाइम कहते हैं और उस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से वो जो सिंपलर सब्सटेंसेस जो ब्रेक होकर एब्जॉर्ब हो गए और बॉडी की डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर रीजॉइंट होते हैं और लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो बॉडी में दोनों प्रोसेसेस चल रहे हैं, कहीं बॉडी में न्यू केमिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है स्मॉलर सब्सटेंसेस के मिलने की वजह से, वो प्रोसेस एनाबॉलिज्म कहला रहा है, और कहीं लार्ज बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको, इन दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और ये मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है ये एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग टू बी परफॉर्म इन द बॉडी आर ड्यू टू एंजाइम्स। जैसे अभी हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जो हमारी फूड के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद होता है, और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और वो जो सिंपलर फॉर्म है प्रोटीन की वो अमाइनो एसिड है। और अमाइनो एसिड को जब हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि प्रोटीन को जब हम अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कन्वर्जन के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है, और उस एंजाइम का नाम यहाँ पर देखें प्रोटीएज मौजूद है। तो ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए मौजूद होता है, और ये बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर है, स्टमक में भी मौजूद होता है। और इसी तरह का प्रोटीन एक ट्रिप्सिन नामी एंजाइम की वजह से भी ब्रेक डाउन होता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सेकेंड, अगर हम देखें तो स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, वो भी इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है। एब्जॉर्ब करने के लिए उनको हमें स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है, उसकी डाइजेशन करनी है। और उसकी डाइजेशन जो होती है वो माल्टोज में या ग्लूकोज में होती है, और उसके लिए जो एंजाइम हमारे पास मौजूद है उसका नाम है अमाइलेज। और इसी तरह से जो लिपिड है, फैट है, उसको भी ब्रेक डाउन करना है, और वो ब्रेक डाउन 2 सिंपलर केमिकल्स में होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और वो जो कन्वर्जन है जिस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है उसका नाम लाइपेज है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। अच्छा, कहीं ऐसा भी होगा कि एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी हो रही होंगी। जो पीछे हमने देखा वो ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज सब्सटेंसेस था, कैटाबॉलिज्म था। ये अभी एग्जाम्पल आपके सामने जो मौजूद है ये एनाबॉलिक रिएक्शन की है, जिसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे छोटे छोटे से ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसका नाम स्टार्च है। या अगर एनिमल बॉडी में ये प्रोसेस हो रहा होगा तो ये स्टार्च के अलावा ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इन स्मॉलर सब्सटेंसेस को लिंक और ज्वाइन करके इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम हमारे पास मौजूद है उसका नाम है फॉस्फोराइलेज। अब ये स्टार्च की कन्वर्जन के लिए यूज़ हो रहा है तो स्टार्च फॉस्फोराइलेज है। तो इस तरह के डिफरेंट एंजाइम्स बॉडी में मौजूद हैं जो अमाइनो एसिड को लिंक करके प्रोटीन में भी कन्वर्ट कर रहे होंगे, और कहीं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल रीजॉइंट होकर लिपिड और फैट में भी कन्वर्ट हो रहा होगा। एंजाइम की इम्पॉर्टेंस बॉडी में क्या है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में हमने इसको शो किया है। मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स। एंजाइम इज वाइटल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल फंक्शन in an organism. It is more important than the air you breathe, that the water you drink and the food you eat. क्योंकि ये जितने भी इनटेक ऑफ केमिकल्स हैं ये अंदर जाकर डिफरेंट केमिकल से रिएक्ट करते हैं और बॉडी के लिए जो इनकी इम्पोर्टेंस है उसके लिए अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये सब एंजाइम की प्रेजेंस में होता है।
Without enzyme, reactions would be so slow they could not occur properly. बहुत स्लो होगा और जितना वो टाइम कंज्यूम करेगा उसके लिए फिर बॉडी जो है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगी. दिस में रिजल्ट इन डेथ. यानी कि अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल लें कि अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और उसको अगर हम उस टोटल फूड के सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन को देखें जो कि एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है तो भी अप्रॉक्सीमेटली ये 2.5 to 3 आवर्स में जाके कंप्लीट होता है. और अगर ये विदाउट एंजाइम हो रहा हो तो इट विल टेक टू मच टाइम टू बी ब्रेक. तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा तो फिर बॉडी में जो एनर्जी की डिमांड है वो उस तरह से फुलफ़िल नहीं हो पाएगी. बॉडी में बहुत ज़्यादा स्पीडअप एंजाइम्स भी मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करने वाले एंजाइम भी मौजूद हैं और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो थोड़ा स्लो वर्क भी कर रहे होते हैं. जैसे अगर हम देखें तो बॉडी में सबसे ज़्यादा एंजाइम्स जो मिलते हैं इनसाइड द सेल वो हेपेटिक सेल्स में मिलते हैं और कैटालेज एंजाइम है जो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो कि एक पॉइजनस केमिकल है उसको ब्रेक करके वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है. यहाँ इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं. एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. अगर फूड जो कि सीड में सेफ होती है, जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, वहाँ डाइजेशन में हेल्प करता है. फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज़ हैं, रेस्पिरेशन है, और भी बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पर एंजाइम्स मौजूद होते हैं. उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं. ये आपकी स्क्रीन पर देखें एक एंजाइम का स्ट्रक्चर दिया है. चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. आप जानते हैं कि डिफरेंट अमाइनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन मॉलिक्यूल. ये एक बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है. लेकिन आप देखें इसके अंदर एक ख़ास गैप गिवन है जिसको एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कहा जाता है. एंजाइम जो कि प्रोटीन से बना है वो हर जगह पर सबस्ट्रेट को अटैच नहीं करता बल्कि स्पेसिफिक साइट पर अटैच करता है. और जिन साइंटिस्ट ने ये एंजाइम की एक्टिविटीज़ ढूंढी थी उन्होंने इसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस से रिजेंबल किया था कि जिस तरह से आपने देखा कि लॉक जो है वो स्पेसिफिक की के साथ ही ओपन होता है, ख़ास शेप की एक की उसमें एंटर होती है जो उसे ओपन करती है. बिल्कुल इसी तरह से जो सबस्ट्रेट हैं उनको हम की कंसीडर करते हैं और वो एंजाइम की पर्टिकुलर प्लेस के साथ जाकर अटैच होते हैं और फिर रिएक्शन प्रोसीड होता है. तो वो जो वर्किंग उसकी हमें मिलती है उसे हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस कहते हैं. जैसे ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर गिवन है, एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट आपको नज़र आ रही है और ये इस एंजाइम की जो फॉर्मेशन है वो इस तरह के प्रोटीन के मॉलिक्यूल ही की वजह से हुई है. एंजाइम स्ट्रक्चर में देखें और इसकी स्पेसिफिक शेप और इसका रिएक्शन जो आगे गिवन है, इट हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक शेप. यानी कि अगर हम ये बात करते हैं कि फूड जो हम बक्कल कैविटी के थ्रू, माउथ के थ्रू लेते हैं, सपोज़ कि आपने एक बाइट लिया और उसके अंदर वो पिज़्ज़ा का बाइट था और उसके अंदर अगर आप केमिकल एनालिसिस करें तो प्रोटीन भी मौजूद है, फ़ैट भी मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद है. लेकिन ये तीनों चीज़ें इस बक्कल कैविटी में ब्रेक नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम सिक्रीट हुआ है उसका नाम अमाइलेज है और वो स्पेसिफिक है कि वो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करे. तो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो स्पेसिफिक शेप होगी उसकी वही उसके साथ जाकर अटैच होगी और रिएक्शन प्रोसीड होगा. इट हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक शेप. इट हैज़ अ डेंट, वो एरिया जहाँ से वो एंटर करेगा. एक्टिव साइट है और फिर सबस्ट्रेट की भी एक पर्टिकुलर शेप है जिसके साथ वो अटैच होगा. तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो ब्लू कलर का केमिकल है सबस्ट्रेट है, उसकी जो स्पेसिफिक आपको शेप मिल रही है वो शेप एंजाइम के उस एरिया के साथ जाकर कनेक्ट होगी. तो वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट का पार्ट एक्ट हुआ और ये वाली चीज़ जो आपके सामने बनकर आई है, देखें प्रॉपर एक शेप के साथ, इसको हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहा. ये बहुत थोड़ी देर के लिए ये लिंक होता है कि इसके साथ साथ ही रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है और फिर अगर ये एनाबॉलिक या मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो फिर कंफर्म हो जाती हैं. सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट. अब देखें इसमें हमने अभी पिछली स्लाइड को अगर हम देखें तो जो हमने
रिएक्टेंट की बात की थी, जिस चीज़ ने रिएक्ट करना था उसको हमने सबस्ट्रेट कहा था। और सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ कंबाइन हुआ तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन जब ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो जो चीज़ बनकर इसमें से बाहर आएगी वो इसका प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्लाइड में शो किया कि अगर स्टार्च एक सबस्ट्रेट है, अमाइलेज एंजाइम है, तो फिर जो चीज़ बनकर बाहर आएगी इससे रिएक्शन होने के बाद वो माल्टोज जो कि प्रोडक्ट हो जाएगी। तो रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह से होगा। रिएक्टेंट स्पेसिफिक शेप के एंजाइम के साथ एक्टिव साइट से कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद रिएक्शन प्रोसीड होगा। रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद जब वो चीज़ बाहर आउट होकर आएगी जो कि सबस्ट्रेट था, अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये बिल्कुल वही स्लाइड जो बैक पे हमने देखी। अब ये देखें, डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट गिवन हैं और डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिनके साथ आप देखें कि ख़ास शेप ही अटैच होगी। अब देखें, अगर हम इस एक्टिविटी को देखें तो इसमें जो ए सबस्ट्रेट हमें नज़र आ रहा है वो बिल्कुल उसी के नीचे मौजूद एक्स एंजाइम की शेप्स के साथ मैच नहीं कर रहा। वाई के साथ भी अगर देखें तो उसकी एक्टिव साइट जो है वहाँ पर मैच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है ये हमें इस सबस्ट्रेट के इस वाले एरिया से मैच करती हुई नज़र आ रही है। मीन कि ये जो सबस्ट्रेट है ये जाकर यहाँ पर अटैच होगा और फिर उसके बाद इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी का ये जो पर्टिकुलर शेप हमें मिल रहा है ये इस वाई के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसने जो है फिर इस शेप के साथ आकर अटैच होना है और फिर यहाँ रिएक्शन होगा। और इसी तरह से ये जो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है ये हमें इस वाई वाले पार्ट के साथ मैच होती हुई नज़र आ रही है। तो जो शेप होगी वो बहुत मैटर करेगी इसमें। तो अभी जो हमने बात की लॉक एंड की हाइपोथेसिस की, तो यहाँ इन्होंने इस एग्जाम्पल को क्लियर किया है। द रिएक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज कॉल्ड द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो इसमें लॉक क्या है और की क्या है ये बहुत याद रखने की ज़रूरत होती है। डिफरेंट एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि लॉक क्या चीज़ है और की इसमें हम किसको कह रहे हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि लॉक जो है वो एंजाइम है और की जो है वो सबस्ट्रेट है। ये एक एग्जाम्पल गिवन है, देखें ई एंजाइम है, एस सबस्ट्रेट है। और जब एंजाइम की वो स्पेसिफिक शेप के साथ सबस्ट्रेट लिंक होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसके बाद एंजाइम एज इट इज़ हमें वापस मिल गया उसी स्पेसिफिक शेप के साथ, और जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल वैसी ही दो मॉलिक्यूल हैं जो कि सबस्ट्रेट के हैं। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए, वो फिर रिएक्ट करेगा सेकेंड फॉर्म में देखें और फिर वो प्रोडक्ट बन के स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमें मिल गया। टू सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस। Another example of anabolic reaction, two smaller substrate are linked together to form a large substance, जो कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट बनकर बाहर आ रहा है। ए एंड बी देखें स्मॉलर सब्सटेंसेस हैं लेकिन अपनी स्पेसिफिक शेप के साथ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से कनेक्ट हुए, लिंक हुए मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर, और फिर कुछ देर के बाद जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनकर आउट हो जाएंगे। तो ये हमने देखा एंजाइम की जो वर्किंग है कि वो कहीं लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक कर कर स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और कहीं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लिंक करके लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो ये इसकी वर्किंग थी। तो ये टॉपिक आज का हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम वो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी पर इफ़ेक्ट करेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।